फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल AMIS स्टडी सर्कल। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का, हिस्ट्री का, फॉर द अपकमिंग यूके PCS एग्जामिनेशन। फाइन। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आज के लेक्चर में क्या है, व्हाट इज इन द लेक्चर टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डील विद द फॉर्मेट ऑफ अ मेंस पेपर, ब्रीफिंग ऑफ द मॉडर्न इंडिया सेकंड, एंड थर्ड इज द मॉडल क्वेश्चन आंसर, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट्स चेक इट आउट। सो PCS के मेंस का जो हिस्ट्री वाला पेपर है वो 200 मार्क्स का है। ठीक। और पेपर जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये भी आपको पता ही होगा। पहला पार्ट काफ़ी स्कोरिंग है, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। 15 क्वेश्चंस आएंगे एंड ईच मार्क्स ऑफ 2, दैट इज 30 मार्क्स। 20 वर्ड्स इसकी लिमिट होगी। पार्ट 2 में 10 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स का है एक, और 50 मार्क्स का पेपर है ये, सॉरी 50 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। वर्ड लिमिट इसकी 50 है। पार्ट थर्ड काफ़ी क्रूशियल, 5 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, दैट इज 40 मार्क्स, और 125 वर्ड्स इसकी लिमिट है। और पार्ट 4 में 7 क्वेश्चन होते हैं, करने होते हैं 5, और ये होंगे 16 मार्क्स ईच, दैट इज 80 मार्क्स। इसकी वर्ड लिमिट है 250 एक्चुअली। ओके, पेपर किस तरह से करना है, सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए, इस पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने से भी पहले हम एक ब्रीफिंग कर लेते हैं मॉडर्न इंडिया की विद इन 5 मिनट्स। तो टोटल जो मॉडर्न इंडिया वाला जो फेज है, इट इज ऑफ 240 ईयर्स, बिटवीन 1707 अप टू 1947। इसको हमने अपनी सहूलियत के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 1 एंड 2। फर्स्ट फेज starts from 1707 up to 1857, that is of 150 years. Second phase is of from 1857 up to 1947, that is till independence, that is of 90 years. So we have to deal with what? 240 years of Indian history, and that is of modern India. ठीक। पढ़ना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डील विद व्हाट, जहां पे औरंगजेब की मृत्यु हुई वहीं से शुरुआत कर सकते हैं, दैट इज डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम 1707 अप टू 1857। यानी कि ऐसा मुगल एम्पायर जो लंबे समय तक पूरे इंडिया में स्थापित रहा, वो 150 साल में सिमट कर सिर्फ लाल किले के आसपास रह जाता है। ये आपको देखना है कि हाउ मुगल एम्पायर डिक्लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। जो पोस्ट मुगल रूलर्स हैं, इनमें भी कई सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम वी हैव ब्रिटिश एक्सपेंशन। एक एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है और एक नया एम्पायर का उदय हो रहा है, राइज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लाइन ऑफ द मुगल एट द सेम टाइम। सो ब्रिटिश एक्सपेंशन वाज मेड नॉट ओनली बाय द मीन्स ऑफ वॉर, ठीक है, ब्रिटिश यूज्ड वेरियस अदर मेथड्स आल्सो, लाइक सब्सिडी अलायंसेस, इससे भी क्वेश्चन बनता है वैसे, एंड द annexation, that is doctrine of lapse of Lord Dalhousie, you must be knowing that. About, you have to know about European companies also, how they settle their factories in different part of India. The regional kingdom, once these kingdom were the part of the Mughal Empire, now they declared their independence. Punjab, Awadh, Mysore, Bengal, Marathas, Rajputana and various other small states. They having their own political importance also, उसको भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, their political importance also and their cultural activities as well. One of the most important feature of this part is the economic policy of British. That is how they made the changes in the existing land revenue system and how this impact a lot. जैसे द लैंड रिवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, मेरा ये मानना है इस बार, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट। वी हैव रियोतवाड़ी सिस्टम, वी हैव महलवाड़ी सिस्टम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। फाइन। सो डोंट यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन नॉट बी ओवरसीन। इसको आपको देखना ही पड़ेगा हर हाल में, और इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी ही पड़ेगी। All these policies led to what? The discontent among the people, discontent among the rulers, which causes what? The revolt of 1857. And again, it is a very important phenomena of mid of the 19th century, और इसको आपको सीरियसली पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इंडियन रेनेसां, पुनर्जागरण भारत में काफी लेट शुरू हुआ, 19th सेंचुरी की शुरुआत में। याद होगा आपको ब्रह्म समाज का नाम, जिसकी स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने। Arya Samaj played a very crucial role in reviving the lost glorious past. Aligarh movement among the Muslim society, the role of Theosophical Society, Ramakrishna Mission, all of them played a major role in the awakening of the people, and they guided them
ओके, हाउ टू अवेक एंड हाउ टू स्टैंड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सभी का, और अच्छी खासी जगह दी गई है इनको इतिहासकार के द्वारा इतिहास के पन्नों में। ठीक, इसके बाद शुरू होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, फ्रॉम 1885 अप टू 1947। नाउ द क्रक्स ऑफ द टुडेज लेक्चर लाइज ओवर दीज क्वेश्चंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल पेपर है एक तरह का, देखिए इसको। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 20 वर्ड्स के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमने उठाया है यहाँ पे रैंडमली। ट्रीटी ऑफ अमृतसर टुक प्लेस इन विच ईयर। अमृतसर की संधि किस साल हुई? राइट एनी वन ऑफ इट्स टर्म, और इसकी एक शर्त लिखनी है कोई। तो अमृतसर की संधि आपको याद होगा, ये हुई है 1809 में। उस समय पंजाब के राजा हुआ करते थे राजा रंजीत सिंह, और उनका जो टाइम पीरियड है वो काफी लंबा है, 1792 से लेकर 1839 तक। So between 1813 1792 to 1839, Punjab was a very prosperous kingdom actually. Okay, in the so राजा रंजीत सिंह ने पंजाब का वैभव काफी ऊंचाई पर बढ़ा दिया था। एनीवेज, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमृतसर की संधि क्या कब हुई थी? 1809 में हुई थी। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाल्फ के बीच में हुई थी। ही वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द देन गवर्नर जनरल, दैट इज लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इस संधि के अनुसार हुआ क्या? राजा रणजीत सिंह की जो टेरिटरी है वो अब सतलज के पूरब की दिशा में नहीं बढ़ेगी। उनका जो विस्तार होगा वो तो या तो नॉर्थ की तरफ हो सकता है या वेस्ट की तरफ हो सकता है। और इस संधि के बाद भी राजा रणजीत सिंह ने अपना अंपायर का विस्तार नॉर्थ की तरफ और वेस्ट की तरफ किया। ठीक, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिनोमिना ऑफ 1809। तो 20 वर्ड्स में ज़्यादा स्कोप लिखने का है नहीं, इतना ही वर्ड्स अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे पूरे 2 मार्क्स मिल सकता है इसमें से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दस्तक। आपको याद होगा, दस्तक मुगल शासक फारूक शेर ने इशू किए थे। ठीक है, विच मुगल एम्परर गेव दस्तक टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड पीसी में आ सकते हैं 2 वर्ड्स में। दस्तक मीन्स अ परमिट, अ फ्री पास विच वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल। दस्तक वाज इश्यूड बाय द देन मुगल एम्परर फारूक शेर, who ruled between 1713 to 1719। इसी दस्तक के मिसयूज की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में मतभेद, या कह सकते हैं कि फ्रिक्शन काफी बढ़ गया था, और उसी की वजह से क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमने उठाया है 50 वर्ड्स वाला। देखिए, सीधे सीधे ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इसको छोड़ने की कोशिश मत करिएगा, जरूर 2-3 बार इसको पढ़िएगा और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। तो यही इसका एक मॉडल क्वेश्चन भी है। What was subsidiary alliance system? Explain briefly. So it was one of the unique system devised by Lord Wellesley to achieve British paramountcy in India. By this system, regional rulers lost their sovereignty to East India Company. भाई देखो, हालात तो ठीक नहीं थे उस समय, और जितने भी रीजनल रूलर्स थे उनको ट्रैप किया जा रहा था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नया फॉर्मूला गठित किया कि हम क्या करते हैं कि आपकी हम सहायता करेंगे आपके पड़ोसियों से, बदले में आपको क्या करना है? हमारी सेना रखिए, उसका खर्च उठाइए, जो भी आप पर हमला करेगा वो हम पे हमला माना जाएगा और आपकी रक्षा हम करेंगे। तो इस तरीके से जो रीजनल रूलर्स थे ये उसके ट्रैप में फंस गए। लेकिन कुछ रीजनल रूलर्स ने इसकी चालाकी को समझा और उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे कि टीपू सुल्तान नेवर एक्सेप्टेड दिस। टीपू सुल्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। युद्ध हुआ, हारने के बाद वहां पर इम्पोज कर दिया गया किसको? सब्सिडी अलायंस सिस्टम को। सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ सिस्टम विच एक्सपेंडेड द ब्रिटिश अंपायर। एक तरीके से ब्रिटिश अंपायर के विस्तार को इसने मदद करी है इस सिस्टम ने। द सिस्टम प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द अंपायर बिल्डिंग एक्टिविटी, ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द रीजनल रूलर एक्सेप्टेड इट। उसकी टर्म्स और उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, पहला राज्य कौन सा था आपको पता ही है, हैदराबाद, जिसने 1798 में इस संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे, और निजाम लंबे समय तक ब्रिटिश के अधीन रहा, कह सकते हैं डी फैक्टो रूलर काइंड ऑफ। मैसूर, जब तक टीपू सुल्तान जिंदा थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। व्हेन ही डाइड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, सब्सिडी अलायंस वाज इम्पोज्ड ओवर इट। अवध स्टेट आल्सो एक्सेप्टेड दिस टर्म। और ऐसे कई सारे राज्य थे जहां पर सब्सिडी लाइन सिस्टम इम्पोज कर दिया गया था। हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को लिखते समय लास्ट में, द ब्रिटिश एक्सपेंशन वाज लेटर ऑन मास्टर्ड बाय लॉर्ड डलहौजी थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बिटवीन 1848 to 1856। So what we can say that the British expansion took place not only by the means of war, there are so many other methods also. One of them was subsidiary alliance,
एंड वन ऑफ अदर वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर 50 वर्ड क्वेश्चन, दैट व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड, जाहिर सी बात है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इम्पोज किया होगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस केम टू इंडिया इन 1786, ठीक है, 1786 अप टू 1793। ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल between 1786 to 1793, and earlier he gave service in अमेरिका। अमेरिका में जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उस समय वहाँ के वो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल थे। उसके बाद ये इंडिया में आए थे, और वट एवर एक्सपीरियंस ही हैड इन अमेरिका ही स्टार्टेड टू एम्प्लॉय इन इंडिया ऑल्सो, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट। ओके, सो कॉर्नवालिस कोड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। It was based on what? It was based on the concept of separation of powers. आप ये अपने आंसर में लिख सकते हैं। There was a separation of revenue and justice system। ठीक है, अपने आंसर में इन सब चीजों को आप इंक्लूड करिएगा, इन सारे इनपुट्स को, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। There was a separation of what? Separation of revenue system, justice administration. Now what we happen? The collector was the head of the revenue administration and divested him all the judicial and magistrate power। कलेक्टर का काम सिर्फ क्या रह गया था? वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हेड रह गया है, लेकिन जो उसको जुडिशियल और मैजिस्ट्रियल पावर दी गई थी वो उनको हटा दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट जज वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द जुडिशरी, ठीक, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड यूरोपियन सब्जेक्ट्स नाउ वर आल्सो ब्रॉट अंडर ज्यूरिडिक्शन। जितने भी यूरोप के जो बाशिंदे हैं उनको भी ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत रख दिया गया था। यही कॉर्नवालिस कोड है, और इसको लंबे समय तक अप्लाई किया गया, और काफी हद तक हम देख सकते हैं कि आज भी हम सेपरेशन ऑफ पावर्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत कॉर्नवालिस के टाइम से हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपनी बुक से इसको पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट भी है 125 वर्ड क्वेश्चन, इवेल्युएट द रोल ऑफ मॉडरेट लीडर्स ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो 1885 से 1947 के बीच में चला, उसके 3 फेजेस थे। तो पहली लाइन आपकी जो शुरू होगी आंसर की, वो यहीं से शुरू होगी। द इंडियन नेशनल मूवमेंट was commented with the formation of what? कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, एंड इट हैविंग डिफरेंट फेजेस। ठीक है, फर्स्ट फेज वाज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट लीडर्स, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। और मॉडरेट फेज के बारे में हम जानते हैं कि ये कब से कब तक चला, फ्रॉम 1885 ऑनवर्ड्स अप टू 1905, और इसीलिए इसको मॉडरेट फेज भी कहा जाता है। सेकंड थिंग इज व्हाट? दे अडॉप्टेड मॉडरेट एंड लिबरल मेथड्स। इन्होंने जो जो जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई कह सकते हैं करी, उसको इतिहासकारों ने उदारवादी कह सकते हैं कि तरीके अपनाए इन्होंने, जैसे पेटिशंस, स्पीचेस एंड आर्टिकल्स जिनके छपा करते थे अखबारों में, उसके जरिए इन्होंने अपनी बात को सामने रखा, अंग्रेजों के समक्ष रखा। एंड दिस वाज डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट? अ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस। We know that most of them were the lawyers, and they know what should be the method to put forward their demands, ठीक। their economic demand was very famous। ओके, इसके बारे में इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि कैसे उन्होंने क्रिटिसाइज किया इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को। their economic demand was quite radical and anti imperialistic, ठीक है। एक्सपेंशंस एंड रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इनकी डिमांड में रही। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ये भी इन्होंने डिमांड करा था। स्पीचेस यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, सिविल राइट्स के बारे में बात करी थी इन्होंने, वेरी इंपॉर्टेंट। दे ऑल्सो कॉल्ड फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो दीज वर अर्ली डिमांड्स ऑफ दीज मॉडरेट लीडर्स, जो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, और एग्जामिनर को बात समझ में आ जाएगी कि हाँ आपको चीजें पता है। जैसे ही 20वीं शताब्दी की शुरुआत होती है, ठीक है, moderate leaders put forward the claim of self government within the British Empire। 20 नहीं, 21st सेंचुरी होना चाहिए, सॉरी, विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने इस बात को 1905 में रखा। इसी बात को दोहराया नेहरू जी ने 1906 में कैलकाटा अधिवेशन के समय में, ठीक है। तो ये सारे चीजें आप अपने आंसर में नोट करिएगा, तो इससे आपको पूरे पूरे नंबर मिलने की संभावना रहेगी। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। सम ऑफ देयर इंपॉर्टेंट डिमांड वाज टू पुट एंड ऑन इंडियंस इकोनॉमिक ड्रेन। देखो, दादा भाई नेहरू जी का नाम आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को एक्सपोज किया था, कि कैसे भारत का सारा धन जो है वो किस तरीके से बाहर चला जा रहा है।
दूसरी डिमांड क्या थी इनकी, अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, इसकी डिमांड भी इन लोगों ने उठाई थी। ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था कि सिविल सर्विस का जो एग्जाम है वो इंडिया में भी होना चाहिए इंग्लैंड के साथ साथ। इन्होंने एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स की भी बात कही है। दे ऑल्सो डिमांडेड फॉर द री इम्पोजिशन ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन। ठीक है, जिससे कि सरकार को खर्चा उठाना पड़ेगा इस चीज़ का। इन्होंने ये भी कहा था कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स में कमी करनी चाहिए, तभी हम महंगाई को कम कर सकते हैं। वैसे ये वे सारे डिमांड्स हैं जिसको बाद में गांधी जी ने भी अपने जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष अपनी बातों को रखा था, तो ये सारी वही सब बातें हैं जो बाद में क्या हुई, पॉपुलराइज हुई। मॉडर्न लीडर्स क्रिएटेड द सेंस ऑफ अवेकनिंग अमंग द पीपल, इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों को जागृत किया। एंड इवन पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। और इस तरीके से आप इस आंसर को समाप्त कर सकते हैं। दे इवन एक्सपोज द एक्सप्लॉइटिव कैरेक्टर ऑफ द एम्पायर। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन 125 वर्ड के आंसर में हमें जो स्कोप लिखने का मिल सकता है हम उसी को लिख सकते हैं, और ये शब्द पर्याप्त हैं ये बताने के लिए कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द मॉडर्न लीडर्स। ठीक है। लास्ट फॉर्मेट हमने उठाया है जिसको मैंने लिखा नहीं है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करूंगा कि हाउ सोशियो रिलीजियस अपहीवल ऑफ 19th सेंचुरी contributed in the awakening of the nationalism among Indians। देखिए 19th सेंचुरी में, यानी कि 1800 ऑनवर्ड्स अप टू 1900, इंडिया विटनेस टू काइंड ऑफ मूवमेंट विद इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया। भारत का समाज काफी पिछड़ा हुआ था अपने अंधविश्वास के कारण, इस बात को लोगों को समझाना बड़ा जरूरी था। लेकिन हर कोई इस चीज को नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि भारत में दो प्रकार के आंदोलन चले हैं। एक का नाम है रिफॉर्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सुधारवादी आंदोलन, और एक को हम कहते हैं रिवाइवल, जिसको हिंदी में कहा जाता है पुनर्उद्धार आंदोलन। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना जो उसमें कुरीतियां हैं। रिवाइव का मतलब होता है उसको पुनर्उद्धार करना, यानी कि जो पिछले जो मूल्य खो चुके हैं उनको फिर से वापस लाना है। दैट वी हैव टू रिवाइव द लॉस्ट ग्लोरी एक्चुअली। ठीक है। सो वट एवर बींग द मूवमेंट नेचर, चाहे वो रिफॉर्म हो चाहे रिवाइवल हो, इसने लोगों को अवेक जरूर किया और खड़ा किया किसके सामने, अंग्रेजों के सामने, कि कैसे वो अब नहीं सह सकते किस चीज को, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से इनको बाहर कर दिया एक तरह से कह सकते हैं। तो दीज रनसा ऑफ 19th सेंचुरी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पीपल ऑफ इंडिया, और उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट करना शुरू किया। ठीक है, सभी ने नहीं किया होगा लेकिन काफी हद तक ये मैसेज समाज तक जरूर पहुंचा होगा, जिसमें आप राजा राम मोहन राय के रोल को समझा सकते हैं अच्छी तरीके से कि हाउ राजा राम मोहन राय contributed and the role of Arya Samaj was very important, and how they want to revive the lost glory through go back to Vedas का जो नारा दिया था वो। इसी तरीके से रामकृष्ण मिशन मूवमेंट की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी, और किस तरीके से उस मूवमेंट ने भी लोगों को जागृत किया है। मुस्लिम समाज भी क्या है काफी हद तक अलीगढ़ मूवमेंट हो गया और भी कई सारे मूवमेंट हो गए जिसकी वजह से वो अवेक हुआ, और अंग्रेजों के समक्ष कह सकते हैं कि बिल्कुल अपने अधिकार को मांगने के लिए वो खड़ा है। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि लगभग जितना भी वर्ग है हमारे भारत का समाज का, ऑल ऑफ द सेक्शंस वर अफेक्टेड बाय दीज टीचिंग्स ऑफ दीज पीपल। और ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। और इसके लिए मैं सलाह देता हूँ कि इसके लिए आप बिपिन चंद्र वाली जो एनसीईआरटी है उसको आप पढ़िएगा, एक एक शब्द पढ़िएगा उसका, और मेरे ख्याल से आप तब आंसर को फ्रेम करना सीख चुके होंगे। जिसके लिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि एनसीईआरटी की ये वाली पुस्तक जो ट्वेल्थ ट्वेल्थ की कभी एनसीईआरटी हुआ करती थी, आजकल मिल रही है ओरेंट ब्लैक ब्लैक स्वान के नाम से, उसको आप जरूर परचेस कीजिए और फटाफट उसको आप पढ़ लेंगे। ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन लिखने का आप प्रयास करिए 250 वर्ड्स में, और चेक करिए, टाइम के साथ करिएगा इसको। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें लेकर आएंगे। थैंक यू।